इस वीडियो में हम आरओ यूपीपीसीएस का आरओ और एआरओ में जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी हाल ही फिलहाल में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 48 तक जो है इसके पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है और 49 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा जीएस वाला पार्ट है और हिंदी वाला कंप्लीट किया जा चुका है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। और जीएस वाला आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका 49 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा अटलांटिक महासागर की है? क्या हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया, अलास्का है या बेंगुला है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक, बेंगुला जो है ये अटलांटिक महासागर की है। ठीक, और बाकी और सब कहाँ की है? तो ये देखिए कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर से है। ठीक, और अलास्का, अलास्का भी जो है ये उत्तरी प्रशांत महासागर से है। और हम्बोल्ट, हम्बोल्ट कहाँ की है? तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की है ना, दक्षिण अमेरिका जो है वहां पे है। ठीक, तो ये सब पैसिफिक ओशियन की हैं और बेंगुला जो है ये अटलांटिक ओशियन का है। ठीक, और इसमें देखते हैं कौन सी धारा ठंडी है कौन सी गर्म है। तो हम्बोल्ट क्या है? एक कोल्ड करंट है। ठीक है, तो ये क्या है? ठंडी धारा है, ठंडी धारा। और कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया क्या है? कैलिफोर्निया भी ठंडी धारा है, ठंडी धारा। और अलास्का, अलास्का क्या है? तो ये हॉट करंट है, गर्म जलधारा है। ठीक है, गर्म धारा। ठीक, अब बेंगुला, बेंगुला क्या है? तो ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी धारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटलांटिक ओशियन का पूछा है, अटलांटिक महासागर का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बेंगुला जो है ये अटलांटिक महासागर में है। ठीक, संबंधित है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन पे क्या पूछा है? दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2001 से 11 की अवधि के दौरान शहरी जनसंख्या का अधिकतम दशकीय वृद्धि जो है दर्ज की है? तो क्या महाराष्ट्र है, नागालैंड है, केरल है या सिक्किम है? तो देखिए 2001 से 2011 के बीच में ना ये नागालैंड की जनसंख्या मतलब नेगेटिव में रही थी, तो इसका वृद्धि दर कितना था? तो ये माइनस में गया हुआ था 0.85, 0.58। ठीक है, ये था, मैंने शायद गलती से 85 बोल दिया था बट 58 है। ठीक है, और जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनसंख्या में तो वृद्धि हुई थी, लेकिन जो है ये जो सिक्किम है ना यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से वृद्धि हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो महाराष्ट्र जाएगा, और लेकिन जनसंख्या में परसेंटेज पूछा जाए तो ये सिक्किम जाएगा। अधिकतम जो है 10 की वृद्धि दर ये सिक्किम की हुई थी। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मतलब इसकी परसेंटेज वाइज ज्यादा वृद्धि हुई थी तो इसीलिए ये सिक्किम इसका राइट आंसर है। उस तरीके से वो महाराष्ट्र में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही थी, और ये 10 की वृद्धि दर पूछा थी, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर से उद्गमित होकर शिवकिला पहाड़ी से गुजरती है? ठीक है, क्या चेनाब है, ब्यास है, रावी है, सतलुज है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सतलुज जो है ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, तो मान तिब्बत के कहाँ से निकलती है? तो ये राकस ताल है ना, राकस ताल यहाँ से निकलती है। और जो है मानसरोवर झील मतलब यहीं पे है, राकस ताल के पास में है, या राकस ताल को मानसरोवर झील बोल सकते हैं या उसी के निकट है। ठीक है, तो वहां से उद्गमित होती है और फिर ये हिमाचल प्रदेश में शिवकिला से मिलती है। तो शिवकिला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में
शिपकिला से मिलती है। हिमाचल प्रदेश में शिपकिला से मिलती है। शिपकिला दर्रे से मिलती है और फिर शिप्रा दर्रे से होकर के ये बहती हुई मतलब पंजाब के साइड से पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी फिर बनती है? तो सिंधु इसकी सहायक नदी बनती है। ठीक, और देखते हैं तो ये हुआ। और चेनाब कहाँ से निकलती है? तो ये बारालाचा दर्रे से मतलब निकलती है। ठीक है, तो कहाँ से? बारालाचा। ठीक है, और ब्यास, ब्यास का कहाँ से? तो रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, उद्गम इसका रोहतांग दर्रे से है। और रावी का कहाँ है? तो रावी का जो है हिमाचल प्रदेश में ये चंबा क्षेत्र से। ठीक है, चंबा क्षेत्र से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, तो आगे पूछा है कि 52 पे कि ब्रह्मा पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, ये ब्रह्मा मंदिर की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या हिमाचल प्रदेश में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है राजस्थान में? तो अजमेर जिले में पड़ता है, अजमेर जिला। ठीक है, यहाँ पे ये स्थित है अजमेर जिला में। पुष्कर नामक एक कस्बा वहीं पे मतलब स्थित है। ठीक, और इसको मतलब स्थापित कोई किया रहा होगा, लेकिन इसको पुनः स्थापित जो है 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापित करवाया गया था। शंकराचार्य द्वारा पुनः स्थापित करवाया गया था। ठीक है, पुनः स्थापित कराया गया। ठीक, और जो है राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, तो आगे में क्या पूछा है कि 53 में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में उसकी जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, में व्यवस्थित कीजिए। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पे जनजाति पूछा है, इधर देखते हैं, तो ट्राइबल पॉपुलेशन पूछा है ना, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगी? अगर सबसे कम देखा जाए तो सबसे कम जो है, सबसे ज्यादा पहले देखते हैं, सबसे ज्यादा मेघालय में पाई जाती है। तो ठीक है, तो ये ए और बी हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा, लेकिन हमें पता है कि मेघालय से थोड़ा सा कम जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये हमारा डी भी चला जाता है। और देखिए इससे थोड़ा सा कम मतलब मध्य प्रदेश, तो ऑप्शन सी सही होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे कम पाया जाता है, फिर महाराष्ट्र से थोड़ा ज्यादा राजस्थान में, और राजस्थान से थोड़ा ज्यादा मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से ज्यादा मेघालय में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, परसेंटेज देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितना है? तो मध्य प्रदेश में लगभग 21%। ठीक है, और महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में मतलब 9% से ज्यादा है, लेकिन आप लोग याद करने के लिए रफली आइडिया रखिए 9%। और राजस्थान में तो ये सब एक याद करने के लिए मतलब पॉइंट वाइज नहीं बता रहे हैं, बस ऐसे रफली आइडिया 9% है, 13% है, 19-21% है। ठीक है, तो राजस्थान में लगभग 13.5% है। वैसे 13% याद रखिए आप लोग, 13% से ज्यादा। और मेघालय में कितना? तो मेघालय में सबसे ज्यादा 86% है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहता है कि 53 नंबर पे कि
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? ठीक है, तो अर्बनाइज्ड कौन सा है? क्या गुजरात है, गोवा है, तमिलनाडु है या महाराष्ट्र है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, गोवा जो है सबसे ज्यादा शहरीकृत है। और जो है अगर देखा जाए तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, अगर बड़े स्टेट में पूछे, बड़े राज्यों में, तो सबसे ज्यादा कौन है इन तीनों में? तो तमिलनाडु है। ठीक है, लेकिन हमारा पूछा है कि राज्यों में सबसे अधिक शहरीकृत, तो गोवा है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। हम देखते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो ठीक है, तो सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं, एक तरफ राजा का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ मतलब उनको क्या बोला गया है। ठीक है, तो सूची 1 में और सूची 2 में अलग अलग चीजें। तो 1 में दे रखा है कि कुषाण, पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। और सूची 2 में दिया है कि देवगुप्त, शकलोत्तर, पथनाथ, दक्षिणापथेश्वर या कविराज। तो इसका देखते हैं, हम मिलान करते हैं। तो देखिए, कुषाण का जो है, कुषाण को क्या कहा गया है? तो कुषाण को जो है देवपुत्र है। ठीक है, तो एक का 1, देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और पुलकेशिन द्वितीय को क्या कहा गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। ठीक है, तो बी का 3rd। और हर्षवर्धन को कहा क्या कहा गया है? तो शकलोत्तर पथनाथ। ठीक है, सी का 2। और समुद्रगुप्त को कविराज। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या हमारा सही होता है। रैयतवाड़ी जो है मद्रास में है, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में है, महालवाड़ी तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, और तालुकदारी मुंबई में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तालुकदारी ये मुंबई में नहीं है। ठीक है, तो ये है कहाँ पे? तो ये अवध वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, अवध यूपी में। ठीक, अब इन सब में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी कौन लाया था? तो ये लाया था थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो। और कब आया था ये? तो 1820 में। ठीक है, और इसका क्षेत्र कहाँ है? तो मद्रास दिया हुआ है, मद्रास है, बॉम्बे में भी है। ठीक, अब इसका क्या काम था? तो ये रैयत, रैयत मतलब किसान होता है, तो किसानों से लगान वसूला जाता था, किसानों से लगान लेता था, लगान वसूल करने के लिए। ठीक है, इसमें कोई बीच में जमींदार नहीं रहता था। ठीक, और लगान क्या होता था? तो लगान जो है भूमि जितना उपज करती थी उसकी क्षमता के अनुसार मतलब लगान लिया जाता था। ठीक, और देखते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त जो है कहाँ था? तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में था। ठीक, और इसको कौन लाया था अस्थाई बंदोबस्त को? तो कर्नवालिस ले आया था। ठीक, कर्नवालिस। ठीक, और कब लाया था? तो 1793 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो इसमें ये था कि जमींदारों को अस्थाई मलिकाना हक दे दिया गया था, और जमींदार जो है एक निश्चित लगान तय करते थे और किसानों से वो भारी मात्रा में लगान वसूलते थे, जिससे किसानों का शोषण भी होता था। तो अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में था। और फिर महालवाड़ी कहाँ है? तो ये जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत में है। उत्तर पश्चिमी प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश,
मध्य भारत का जो भी इलाका है, पंजाब लेकर के इस जगहों पे मालवाड़ी था। ठीक है। और जो है महाल मतलब क्या होता है, तो गांव। महाल का अर्थ होता है गांव। गांव को इकाई बनाकर मतलब लगान वसूला जाता था। लेकिन इसमें कौन सुमेलित नहीं था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, मुंबई में नहीं था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के लिए उदय प्रशस्ति। ठीक है, तो हमें देखना उदय प्रशस्ति। उदय प्रशस्ति में कहा गया है कि उसने वह सब कुछ पाया और सब कुछ संभव किया और जाना जो अन्य किसी द्वारा संभव नहीं हो सका। तो ये किसकी बात कर रहा है, सिंधुराज की, वाकापतमुंज की, मिहिर भोज की या भोज की। तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, राजा भोज की बात कर रहा है। और सिंधुराज कौन है, थे ये राजा भोज के पिताजी थे। सिंधुराज जो हैं इनके पिता थे। ठीक। और वाकापतमुंज कौन थे, ये मतलब ये परमार वंश से संबंधित थे। सिंधु भी और सिंधुराज भी, सॉरी सिंधुराज और भोज दोनों परमार वंश से। और इन्हीं का एक जो है महान योद्धा था वाकापतिमुंज। ठीक है, तो ये भी मतलब उन्हीं से संबंधित है। और ये मिहिर भोज कौन है, तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का, प्रतिहार वंश। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं, अच्छा उदय प्रशस्ति में क्या किया गया है, तो उदय प्रशस्ति में, एक मिनट, उदय प्रशस्ति में राजा भोज की महानता और असाधारण उपलब्धियां और ज्ञान था उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजा भोज। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा का कथन कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सृजन करती हुई समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से अकलुषित मनों से आनंद का भोग करे, तो ये किसने कहा था, क्या चंद्रगुप्त था या समुद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन या अशोक। तो ये सारी बातें हर्षवर्धन ने कहा था। ठीक है, तो हर्ष जो प्रजा प्रेमी और धर्मनिष्ठ नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। अच्छा ये समुद्रगुप्त कौन था, समुद्रगुप्त गुप्त वंश का एक महान सम्राट था, गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को भारत का नेपोलियन, भारत का, एक मिनट, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन। और जो है इनका एक वो भी है, मतलब प्रयाग प्रशस्ति है, उनमें इनकी अच्छाइयों का वर्णन किया गया है, जैसे दया दान का वर्णन मिल जाता है। ठीक, और चंद्रगुप्त कौन था, तो चंद्रगुप्त जो है ये मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। ठीक, कौटिल्य की वजह से, मतलब वो जो चाणक्य हैं उनकी सहायता से इन्होंने मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। ठीक, और हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन ये वर्धन वंश का शासक था। ठीक है, वर्धन वंश का। ठीक, और अशोक कौन था, तो ये भी मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। और इन्होंने क्या काम किया, तो इन्होंने धम्म नीति और शिला लेखों के लिए जाना जाता है, इनको शिलालेखों के लिए, शिलालेख के लिए। और लोग भी मतलब लिखवाए हैं लेकिन अधिक मात्रा में इन्हीं का मिलता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक।
और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से है, तो इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको इसका वर्ग कर देना है और प्लस इसका वर्ग कर देना है, ठीक। और इसको माइनस कर देना है इसका वर्ग, मतलब 6, एक मिनट, 6 का वर्ग प्लस कितना है 4 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 16 और फिर माइनस 25। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 27 आएगा। ये बीच वाली हमारी संख्या मिल जाती है। और ये सेम काम यही इसमें भी करना है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग और माइनस 4 का वर्ग, तो बीच वाली संख्या मिलेगी। और इसमें क्या करना है, तो इसका करते हैं 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, और 7 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 49 माइनस 9, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 76 आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग से संबंधित है, तो रीजनिंग अगला देखते हैं क्या बोलता है। तो इसमें दिया है कुछ कोड दिए, एक कोड भाषा में TOBISO और HAR का अर्थ दिया टोबैको इज हार्मफुल, ठीक है। और फिर AVO और HAB का अर्थ दिया अवॉइड हार्मफुल हैबिट। और फिर दिया है PLEABO और TAB का अर्थ है प्लीज अवॉइड टोबैको। तो इसमें हैबिट के लिए कौन सा कोड प्रयुक्त होगा, तो ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए TOBISO और HAR, ठीक है। इसका अर्थ क्या दिया है, टोबैको इज हार्मफुल, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ, फिर दिया हुआ AVO, ठीक है, HAR, एक मिनट, HARHAB, इसका क्या दिया हुआ मीनिंग, इसका मीनिंग दिया हुआ है, देखिए इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ अवॉइड हार्मफुल हैबिट, ठीक है। एक मिनट, हैबिट, ठीक। और फिर किसका पूछा है, PLE हो गया, PLE और फिर AVO और टैब, ठीक है। इसका क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ प्लीज अवॉइड टोबैको, प्लीज अवॉइड टोबैको, ठीक है। अब किसका पूछा है, तो हैबिट का पूछा हुआ है, हैबिट का क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा चीज कॉमन दिख रहा है, तो ये TABISO HAR देखिए यहाँ पे भी है और इसमें भी
HAR यहाँ पे है, तो ये कट जाता है। इसमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, टोबैको इज हार्मफुल, अवॉइड हार्मफुल हैबिट। देखिए यहाँ पे भी हार्मफुल है और यहाँ पे भी है, ठीक है, तो ये कट जाएगा। और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो AVO, यहाँ एक मिनट, AVO यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और देखिए अवॉइड यहाँ पे है और यहाँ पे भी है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, ठीक। अब क्या बचता है, अब बचता है टैब। तो देखिए टैब इधर भी है और इधर भी है, तो ये भी हमारा कट जाएगा, ठीक। और ये यहाँ पे देखिए टोबैको इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये भी हमारा कट जाएगा। अब देखिए ISO का मतलब इज हो जाएगा, HAB का मतलब हैबिट हो जाएगा और PLE का मतलब प्लीज हो जाएगा। तो इसका हैबिट का कोड क्या मिल जाएगा, तो हैबिट का मिल जाएगा HAB, ठीक है। तो ये देखते हैं, ये हमारा बी में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखने में थोड़ा मुश्किल जरूर है बट लगाने में आसान है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे ये आप लोग करिएगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो जा रहा है। अच्छा इसके आगे देखते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, ठीक। और x का मान पूछा है, ठीक है, तो इसमें देखिए इधर नहीं दिख रहा है सही से, इंग्लिश वाला देखिएगा। और इसमें देखिए एक तरीके से ये सीरीज चल रही है। वैसे आप लोग अगर कोई और आइडिया निकलेगा सॉल्व करने का बताइएगा। राइट आंसर इसका 5th होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक और रीजनिंग का सवाल आता है 63 नंबर पे। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में है। सभी सिक्कों का मूल्य 2100 है और थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो 5 रुपए का कितना सिक्का है ये बताना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, 1 मिनट अनुपात लिख लेते हैं। तो 3:4:5, ठीक है। इसको हम एक किसी संख्या से वो कर लेते हैं, मतलब इन सबको के मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो ये 5th का मल्टीप्लाई हम 3k में कर लेते हैं, ठीक। सबको मतलब जोड़ भी लेते हैं साथ में। और फिर जो है 4 का ये जो कॉइन दे रखा है इनसे करते हैं, ठीक है, मतलब इसका इससे और इसका इससे और इसका इससे, ठीक। और फिर 4 का 2 से करते हैं, तो 2 4k, ठीक। और फिर 5th का, तो 5th का करते हैं 1 और इक्वल टू कितना दिया है 2100, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे यहाँ कितना होगा 15k और यहाँ पे 2 4 जा 8k और यहाँ पे 5k, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो जाएगा 2100, ठीक। अब क्या होगा, इन सबको जोड़ लेंगे, तो देखिए 15 + 5 हो गया 20k + 8, इतना हो गया। फिर यहाँ पे k है, ठीक। अब k का मान निकालेंगे हम, तो इसको इधर है मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप लोग को अगर डायरेक्ट काट सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो छोटी सी संख्या से काटने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये इतनी बार कट जाएगा, मतलब 4 से काटते हैं। सबसे पहले तो 7 से काटते हैं, 7 से काटते हैं 7 से, तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ पे 300 बार, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, फिर हम 4 से काटते हैं,
तो 1 बार जाएगा और ये 7 बार जाएगा और फिर 2 बच जाएगा तो फिर 5 बार जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू मिल गई है, ये के का मान है। ठीक, अब पूछा है कि 5 के सिक्के, तो 5 का सिक्का देखिए यहाँ पे है ना, 5 रुपए का कितने सिक्के थे, तो 3। ठीक है, तो 3 अनुपात में, तो 75 इंटू 3, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और 3 7 21 और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं, आगे सवाल में क्या पूछता है। इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही प्रयोग करके मतलब उत्तर बताना है। तो एक तरफ प्राकृतिक स्रोत दिया हुआ है और दूसरी तरफ एसिड अम्ल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबको पता है कि खट्टा दूध जो है ये लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल। तो C का 2 देखिए एक में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में। ठीक है, अब सिरका का क्या होगा, तो सिरका का एसिटिक अम्ल होगा। ठीक, ए का 3 और इमली में टार्टरिक होता है। तो बी का 4 और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल और बिच्छू के डंक में तो मेथोनाइक एसिड है, तो ये हो जाएगा। बाकी ये हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक से क्या होता है, क्या मृदा संरक्षण है या पौधों में कलम लगाना या सब्जियों का अध्ययन करना या बिना मिट्टी के पौधे उगाना। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिना मिट्टी के पौधे उगाना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कथन और कारण से दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन में क्या कहा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर खाद्य पदार्थों में संचित करता है। ठीक है, तो ये बात सही है कि प्रकाश संश्लेषण में जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जब वो कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज में परिवर्तित करके खाद्य किसको कह रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट को कह रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाए जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक सही है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित किया जाता है। अब कारण क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज शर्करा जो शीघ्र ही मांड या स्टार्च में बदल जाता है। तो ये भी बात सही है कि प्रकाश संश्लेषण का जो प्राइमरी उत्पाद होता है वो अस्थायी रूप से ना कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही संग्रहित किया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च बोला जाता है और यहाँ पे जो है खाद्य के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता भी है। तो बात दोनों सही है और सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि हिस्ट्री से, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के समय विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन के साथ विभाजन के विरोध में आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। क्या 16 अक्टूबर 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, या 16 अगस्त 1905 या 5 अगस्त 1905 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, इसी दिन स्वदेशी आंदोलन को मतलब शुरू किया गया था औपचारिक रूप से।
ठीक है। और जो है 16 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो वंदे मातरम आंदोलन चलाया गया था। ठीक, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सुभाष चंद्र बोस किस राजनेता को पराजित करके राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? क्या सिराज गोपालाचारी थे, या सरदार पटेल थे, या पट्टाभी सीतारमैया थे, या जवाहरलाल नेहरू थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, इन्होंने जो है ये गांधी जी के मतलब समर्थित उम्मीदवार थे, इनको गांधी जी ने मतलब खड़ा किया था। और पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस मतलब अध्यक्ष बने थे। फिर बाद में जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश ने आजाद हिंद फौज को मान्यता नहीं दी थी? ठीक है, तो आजाद हिंद फौज को देखिए, ये ना जापान के समर्थन से जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1943 को जापान के सहयोग से इसको स्थापित किया था। ठीक है, और जो है इसको जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपींस, म्यांमार, मंचूरिया, ये सब ना इसको मतलब मान्यता दे दिए थे, लेकिन इंडोनेशिया जो है इसने मान्यता नहीं दी थी। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित नहीं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ ईयर दिया गया है। ठीक है, तो मिलाते हैं। तो सिख विद्रोह कब हुआ था? तो 1675 में हुआ था। ठीक, तो सिख विद्रोह, तो देखिए डी का 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एक से ही आंसर निकल गया। जाट विद्रोह कब हुआ था? 1669 को हुआ था। और बुंदेला विद्रोह तो ये 1554 को हुआ था। और सतनामी विद्रोह कब हुआ था? तो 1672 को हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं तो जाट विद्रोह क्यों हुआ था? तो ये धार्मिक दमन और कर नीति की वजह से जाट विद्रोह हुआ था। ठीक है, और बुंदेला विद्रोह तो इसके नेता कौन थे? तो ये छत्रसाल बुंदेला थे। और जो है कहाँ पे ये है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। ठीक, और सतनामी विद्रोह तो यह अंग्रेज की नीतियों के सॉरी औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध हुआ था। शूद्र, कृषक और कारीगर जो संप्रदाय के लोग थे, इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध ये विद्रोह किया हुआ था। और जो है सिख विद्रोह कब हुआ था? तो ये औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। इसका राइट आंसर तो डी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया हुआ था? मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 को। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वराज को औपचारिक रूप से पारित किया गया था। ठीक है, औपचारिक रूप से। और जो है ये लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता। ठीक है, एकता। और
मद्रास में क्या हुआ, तो यहाँ पे डोमेनियन स्टेटस को छोड़ करके पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार इस यहीं पे की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू थे। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन की दृष्टि से उत्पादन की दृष्टि से भारत में किस फसल को प्रथम स्थान प्राप्त है, पपीता, आम, अमरूद, केला। राइट आंसर ऑप्शन डी है, केला। भारत जो है वैश्विक उत्पादन में लगभग कितना परसेंट भूमिका निभाता है, तो 25% अकेले भारत का योगदान है। ठीक है, और इसका उत्पादन किस किस राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और बिहार। ठीक है, यहाँ पे इसका उत्पादन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। किसान कॉल सेंटर की शुरुआत किसके द्वारा मतलब की गई थी, क्या नाबार्ड था, ICAR था, राज्य कृषि विश्वविद्यालय था, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो 21 जनवरी 2004 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो किसानों में उर्वरक, मौसम, बाजार मूल्य और उनको टेक्निकल जानकारी देना, वो भी फोन पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि कौन सी, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन नकदी फसलों से संबंधित है, तो नकदी कैश क्रॉप पूछा है, तो क्या आलू है, धान है, गन्ना है, या कपास है, या रेपसीड है, सफेद सरसों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए गन्ना और कपास ये दोनों तो है, तो थर्ड और फोर है, इसमें फोर्थ नहीं है, ये कट जाएगा, और इसमें थर्ड नहीं है तो ये भी कट जाएगा। ठीक, अब या तो आलू को माना जाए या तो रेपसीड को माना जाए। तो देखिए आलू जो है कैश क्रॉप है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये सफेद सरसों जो है ये नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा। अगला क्वेश्चन देखिए कृषि से संबंधित है। दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ फसल दिया हुआ, दूसरी तरफ उसके रोग का नाम दिया हुआ है। ठीक, तो देखते हैं, एक तरफ धान, गेहूं, गन्ना, अरहर है, और दूसरी तरफ देखिए उकठा रोग, काली गिरोई, लाल सड़न, ब्राउन लीफ स्पॉट। तो इसका देखिए पैडी में क्या होता है, पैडी में होता है ब्राउन लीफ स्पॉट। ठीक है, तो ए का 4, ठीक है, ए का 4 कहाँ है, तो ये हमारा खत्म हो गया, ये हो गया और ये हो गया। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब गेहूं में कौन सा है, तो काली गिरोई, तो काली मतलब ब्लैक डस्ट हो जाएगा। ठीक है, कालू यक, सॉरी, काली गिरोई। और गन्ना का तो रेड रॉट, लाल सड़न होगा। अरार का तो विल्ट होगा। ठीक है, उकठा रोग। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित युग्मों वसा तेल से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो खनिज तेल पेट्रोलियम से, ठीक है, वनस्पति वसा फाइटोस्ट्रॉल से सही है, सरसों का तेल स्नेक लुब्रिकेंट के रूप में, या पशु वसा कोलेस्ट्रॉल। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर इसका यहाँ पे पूछा सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तो सरसों जो लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं एक्वा रेजिया क्या है? निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? क्या HCl और HF का है, या सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का है, या HCl और HBr का है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? या HCl और सांद्र H2SO4 का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, सांद्र HCl और सांद्र HNO3। ठीक, अब यहाँ पर पूछा है कि कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाला दर्पण का प्रकार है, क्या समतल उत्तल दर्पण है, या अवतल दर्पण है, समतल दर्पण है, या उत्तल दर्पण है? तो हेडलाइट की बात किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा दर्पण लगेगा? इसमें है अवतल दर्पण। ठीक, कॉनकेव मिरर। और 79 पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन दीप्त पिंड नहीं है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात किया तो मोमबत्ती की ज्वाला, तो ये है, उससे प्रकाश निकलता है। चंद्रमा, 1 मिनट वो होल्ड रखते हैं। विद्युत लैंप से भी प्रकाश निकलता, सूर्य से भी प्रकाश होता है, लेकिन चंद्रमा से कोई प्रकाश नहीं होता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, चंद्रमा भी दूसरे के प्रकाश से चमकता है। ठीक, तो यहाँ पे बी सही होगा। और फिर पूछा है 80 नंबर के क्वेश्चन पे, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोणीय अंतरित करती है, मतलब कोण अंतरित करती कहलाती है क्या? 1 फर्मी, 1 खगोलीय मात्रक, 1 पारसेक, या 1 प्रकाश वर्ष? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1 पारसेक जो है कहलाता है। ठीक,